हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एचसी वर्मा के क्वेश्चंस और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिज़ी था, इसी कारण से मैं कोई लंबे वीडियोस या फिर रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आई गॉट सम टाइम, सो आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा रोज़ आपको एक पूरा अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के कंटेंट पे। तो हमने इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। द टू वायर्स शोन इन द फिगर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर। ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कितना गिवन है डेटा। दिस इज़ 10 to the power 8 Newton per meter square. The area of cross section of the upper wire is 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ साथ हम डेटा लिखते भी चलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया है मेरे पास, यानी कि अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस जहाँ पे वायर ब्रेक हो जाएगा, दैट इज़ 8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे ऊपर वाले वायर का गिवन है, दैट इज़ 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लोअर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो मासेस गिवन है मेरे पास M1 एंड M2, दैट इज़ M1 इज़ 10 kgs एंड M2 इज़ 20 kgs and the hanger is light. A part वो में पूछा है, find the maximum load that can be put on the hanger without breaking the wire. तो ये जो M मास है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, M मैक्सिमम पता करना है। तो देखिए पार्ट A हम लोग बनाते हैं पहले क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा, एक इस बार में टेंशन आएगा T1 और दूसरा इस बार में टेंशन आएगा T2। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि T1 शुड बी लेस देन T मैक्स, या फिर सिंपल ऐसे देखिए। तो टेंशन T1 के कारण जो स्ट्रेस आएगा इसमें सिग्मा 1 और इसमें स्ट्रेस आएगा सिग्मा 2, और हमें मेक श्योर करना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों लेस होना चाहिए ये जो सिग्मा ब्रेकिंग स्ट्रेस से, नहीं तो इससे ज़्यादा हुआ तो वायर टूट जाएगा। और तो फिर चलिए हम पता कर लेते हैं इसके आगे कितना जो वायर्स है वो कितना झेल सकता है स्ट्रेस। तो देखिए अगर मैं सिग्मा 1 पहले वायर में मैं अगर मान लूँ कि 8 इंटू 10 टू द पावर 8 यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर स्ट्रेस लग रहा है अगर पहले वायर में, तो फोर्स कितना आएगा पहले वायर में, दिस विल बी सिग्मा 1 इंटू A1, जहाँ पे A1 ये क्वांटिटी है, ये है A2। तो फर्स्ट वायर में जो टोटल F होगा, या फिर इसको मैं T1 बोल देता हूँ, टेंशन होगा मैक्सिमम टेंशन। तो वो मैक्सिमम टेंशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 480 न्यूटन्स आएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अगर अब FBD आप देखो इस चीज़ का, अगर मैं FBD बनाऊँ तो ये M2 ब्लॉक है मास, और साथ में M1 ब्लॉक है यहाँ पे, और इसके नीचे एक फर्दर एक M ब्लॉक है, और यहाँ पे टेंशन T1। तो ये T1 क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम है ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज़ M सिस्टम इनटू ग्रेविटी। देन दिस T1 शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज़ M1 प्लस M2 प्लस M इंटू G।
तो यहाँ से T1 का वैल्यू आप लिख सकते हो 30 प्लस m टाइम्स g, और g को मैं 10 ले लेता हूँ। तो अब इस T1 को और इस T1 को इक्वेट करेंगे हम, तो आ जाएगा 480 इक्वल्स टू 30 प्लस m इंटू 10, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 18 kgs। तो अगर m जो ये मास है इसका वैल्यू मैं 18 kgs लूँगा तो ये वाला वायर सस्टेन कर लेगा। बट क्या ये 18 kg को ये वायर सस्टेन कर पाएगा? ये वायर जो वायर 2 है ये मैक्सिमम कितना लोड को सस्टेन कर सकता है, इसे कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो सिमिलरली फॉर वायर 2 करेंगे तो जब सेकेंड वायर में ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो टेंशन कितना इंड्यूस होगा यहाँ पे? टेंशन फिर से मैं सिग्मा 2 इंटू एरिया ऑफ द सेकेंड वायर कर दूंगा, तो ये 240 न्यूटन्स का टेंशन झेल सकता है ये वायर। तो इस टेंशन को झेलने के लिए ये वायर में फिर से वीडियो ड्रॉ करेंगे हम इतने सिस्टम का। तो मास अटैच था m1 और साथ में हैंगर से एक मास m और ऊपर में टेंशन T2। तो T2 शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m इंटू जी, जहाँ पे m1 का मास मुझे मालूम है 10 kgs, तो T2 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, T2 इज़ 240 न्यूटन्स एंड दिस इज़ इक्वल्स टू m1 इज़ 10 प्लस m इंटू ग्रेविटी 10। यहाँ से 10 और ये 10 गया तो m आ गया मेरे पास 14 kgs। तो जो मैक्सिमम जो मास यहाँ पे रख सकते हैं दैट शुड बी 14 kgs, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से हमें 18 kg मिला था। तो मैं देख रहा हूँ कि 18 kg अगर मैं यहाँ पे 18 kgs रखूँगा तो ये जो सेकेंड वायर है इट कैन सस्टेन ओनली मासेस अप टू 14 kgs, तो ये वायर ब्रेक हो जाएगा। तो 18 kg इज़ नॉट दी आंसर। 14 kg अगर मैं मास रखूँगा तो ये वायर भी झेल लेगा अपने अल्टीमेट मतलब लिमिटिंग पॉइंट तक झेल लेगा, 14 से ऊपर जाएगा तो मेरा सेकेंड वायर ब्रेक होगा। और अगर जो फर्स्ट वायर है वो तो सस्टेन कर ही लेगा, वो अप टू 18 kgs तक सस्टेन कर सकता है, तो 14 kgs इज़ नॉट एन इशू। तो इसका आंसर होगा 14 kgs के बराबर। दिस इज़ दी आंसर। और नेक्स्ट पार्ट भी है इसमें शायद, वो देखते हैं। रिपीट द अबव पार्ट इफ़ m1 इज़ 10 kgs एंड m2 इज़ 36 kgs। तो ये पार्ट में कुछ खास है नहीं, सिमिलरली आप जैसे पहले किए थे उसी वैसे ही करना है। आप ये पार्ट सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर। अगर इसका डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7। 2 persons pull a rope towards themselves. Each person exerts a force of 100 newtons on the rope. Find the Young's modulus of the material of the rope if it is extended in length, if it extends in length by 1 centimeter and original length of the rope was 2 meters and area of cross section भी rope का given है। तो देखिए एक रोप है, ये रोप को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है विद सम फोर्स। व्हाट विल बी दिस फोर्स? 100 न्यूटन्स। तो हमें पता करना है कि यंग्स मॉडुलस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फिर से हम स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फार्मूला यूज़ करके यंग्स मॉडुलस पता कर लेंगे। तो बीच में से रोड का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो कहीं पे एक टेंशन आएगा T, और ये टेंशन भी 100 न्यूटन्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से बस ये आपको पता चल गया। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज़
यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। और व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स, यहाँ पे फोर्स इज टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बस यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कीजिए सारा और y का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट इज़ माय टेंशन? टेंशन इज़ 100 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दिस इज़ न्यूटन एंड दिस इज़ मीटर स्क्वायर इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल। व्हाट इज़ चेंज इन लेंथ? इज़ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज़ 2 मीटर्स। ऊपर मैंने सेंटीमीटर में लिया है तो नीचे भी सेंटीमीटर्स में, यानी कि 200 सेंटीमीटर्स। अब बस इसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ईजिली सारा वैल्यूज़ गिवन है। y का वैल्यूज़ इस इक्वेशन से नहीं पता करना है। आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A steel rod of cross-sectional area 4 cm square and length 2 meters shrinks by 0.1 cm as the temperature decreases in night। तो एक स्टील रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ पता है, और कहा है कि ये 0.1 सेंटीमीटर से श्रिंक कर जा रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। इफ़ द रॉड इज़ क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स ड्यूरिंग दीज डेज, फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन इट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए कहा है कि एक स्टील का रॉड है, ये स्टील रॉड को दोनों तरफ से फिक्स करके रखा है, ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स करके रखा है ताकि इसका लेंथ चेंज ना हो। तो फिर और ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, लेंथ इसका चेंज नहीं हो रहा है इस रॉड का। ये जो रॉड है चाहे टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा टेम्परेचर चेंज के कारण, क्योंकि ये दोनों तरफ से फिक्स है तो रॉड का एक्चुअल में लेंथ चेंज नहीं होगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर कोई एक रॉड है वो इनिशियली एल लेंथ पे है, अब इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रॉड का लेंथ थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा या फिर एक्सटेंड होगा, लेंथ थोड़ा बढ़ेगा एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेन क्या बोलूँगा? क्या मैं स्ट्रेन यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल कह सकता हूँ? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है? स्ट्रेन खिंचाव को बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, खिंचाव के कारण कुछ टेंशन भी अंदर में प्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे मैं देखूँ तो रॉड का जो खुद का नेचुरली वो एल प्लस डेल्टा एल लेंथ पे ही रहना चाहता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उसका लेंथ होना चाहिए उसी लेंथ को वो अटेन किया है, तो इससे कोई स्ट्रेन इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। बट इसी रॉड को मैं एल लेंथ का ये रॉड है, दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है, ठीक है, फ़िलहाल तो एल लेंथ का है, ये टी टेम्परेचर पे तो कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। बट अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो ये जो लेंथ है ये एक्सपैंड होना चाहेगा, बट ये वॉल्स के कारण ये एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, ये एल लेंथ पे ही रहेगा। यानी कि अब ये रॉड एल प्लस डेल्टा एल होना चाहता है, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल कंडीशंस ये जो रॉड है ये एल लेंथ का ही रह गया है, ये इंक्रीज़ नहीं किया, तो इसमें स्ट्रेन आएगा डेल्टा एल अपॉन एल का। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको मैं साइड में रख देता हूँ ऐसे आपके रेफरेंस के लिए, अगर आप बाद में कभी देखो तो। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में टेंशन पता करना है ना, तो देखिए बस ये चीज़ समझ गए आप, इसके आगे कुछ नहीं है। तो स्ट्रेन कितना होगा, सबसे पहले तो स्ट्रेन पता कर लेते हैं।
तो स्ट्रेन इज़ चेंज इन लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 मीटर्स अपॉन 2, यानी कि आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। फिर स्ट्रेस, अगर हम इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी स्ट्रेस विल बी y टाइम्स स्ट्रेन। y मुझे पता है, स्ट्रेन पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रॉड में स्ट्रेस पता चल जाएगा, दैट इज़ 0.95 इंटू 10⁸ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। बस अब फोर्स पता कर लीजिए, फोर्स बोलो या टेंशन बोलो, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है उस स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रॉड के अंदर का टेंशन पता चल जाएगा। इसको मैं T बोल देता हूँ। तो रॉड के अंदर का टेंशन जो होगा दिस विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, दैट इज़ 38,000 न्यूटन्स। बस ये सिग्मा को मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ दिस पार्ट। इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कंसिडर अ सिचुएशन। तो मैं वो सिचुएशन बना देता हूँ आपके लिए। एक ऐसा सिचुएशन गिवन है, यहाँ पे एक फोर्स F और ये कुछ सिचुएशन गिवन है हमारे पास। दिस इज़ मास m1 एंड दिस इज़ मास m2। द फोर्स F इज़ इक्वल टू m2g/2, ठीक है। दिस फोर्स इज़ m2g/2 एंड if area of cross section of string A and its Young's modulus Y, find the strain developed in it. The string is light and there is no friction anywhere. तो सबसे पहले तो आप पाथ समझिएगा कैसे हम स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन हमने क्या देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल्स टू E टाइम्स E नहीं, यहाँ पे मैं इसे y बोल देता हूँ, यंग्स मॉडुलस y टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेन निकालने के लिए मैं पहले स्ट्रेस निकालूंगा और फिर ये इक्वेशन यूज़ करके मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला पता कर लूँगा, एक्सप्रेशन पता कर लूँगा। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज़ फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन पता करना है। मेन क्वेश्चन बस टेंशन का है, उसके आगे एक फार्मूला से आप स्ट्रेन निकालोगे। तो टेंशन निकालने के लिए ये न्यूटन का थर्ड लॉ वाला जो चैप्टर था उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। FBD हम बनाते हैं एक एक करके। तो ये जो मास 2 है m2g, इसका नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ऊपर में टेंशन T, और ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर मान लिया कि a एक्सेलरेशन से जा रहा है। मान लिया ये नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये इधर की ओर a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और इस FBD के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो m2g माइनस T इज इक्वल्स टू m2a। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम m1 मास को देखेंगे, उसका FBD अगर ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ माई m1 मास को इस तरफ टेंशन T से पुल कर रहे हैं और पीछे की ओर एक फोर्स F लग रहा है, डेट इज़ m2g/2, और आगे की ओर ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इसके कारण। तो यानी कि T माइनस m2g/2 इक्वल्स टू m1 इंटू a। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके मुझे टेंशन का वैल्यू पता करना है, ठीक है। आप इसे करके देखना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर
अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ज़रूर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप a को एलिमिनेट करके t का वह एक्सप्रेशन निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। आप ज़रूर इसको खुद से वेरीफाई करना, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसका स्टेप्स फिर क्लियर करूँगा। मैं चाहता हूँ आप कुछ चीज़ें खुद से भी करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मैथ्स थोड़ा इम्प्रूव हो। सारी चीज़ें मैं खुद से करके आपको दे दूँगा तो इससे आपका कोई ख़ास हेल्प होगा नहीं। तो हमने टेंशन निकाल लिया, अब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम। स्ट्रेस दैट इज़ T अपॉन A इज़ इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन हो जाएगा T अपॉन AY, यानी कि T इज़ 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2AY इंटू m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ के देखते हैं। A sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of unstretched length 4 meters and diameter 1 mm। तो क्या एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, सॉरी ये एक ओवल बन गया, ये एक स्फीयर है जिसका मास गिवन है 20 kgs और ये एक मेटल वायर से अटैच्ड है। ये एक मेटल वायर है जिसका कि लेंथ गिवन है 4 मीटर्स और डायमीटर गिवन है 1 mm। ठीक है, और इस स्फीयर का कुछ रेडियस तो पता नहीं है ना, नहीं तो एक काम करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, पॉइंट स्फीयर टाइप मानेंगे इसे हम। ठीक है, और छोटा कर दो, पॉइंट मास टाइप है ये कुछ। ठीक है, ये स्फीयर है और कहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है ये स्फीयर और फ्लोर के बीच में एक गैप है 2 mm का। फिर कहा है द स्फीयर इज जेंटली पुश्ड असाइड सो दैट द वायर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड रिलीज्ड। तो देखिए, मैंने इस स्फीयर को वायर के साथ कुछ ऐसे शिफ्ट किया है विद सच दैट ये एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ। ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ा गया है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि ये फ्लोर को कैसे टच करेगा। तो देखिए, अगर मैं अपने इस पेंडुलम को ऊपर से छोड़ूंगा तो यहाँ पे आके इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगा। इस वेलोसिटी के कारण जितना ऊपर से मैं छोड़ूंगा ये वेलोसिटी उतना ही इंक्रीज़ होगा, और इस वेलोसिटी के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू बढ़ने के कारण वायर में जो स्ट्रेस होगा वो बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि वायर विल इलोंगेट। एंड ड्यू टू दिस इलोंगेशन, अगर ये इलोंगेशन 2 mm, जो ये 2 mm है, ये 2 mm से अगर बढ़ जाता है तो जो स्फीयर है वो फ्लोर से रबिंग करना चालू कर देगा। ठीक है, तो मुझे यही पता करना है कि मैक्सिमम थीटा कहाँ से करे ताकि जो ये इलोंगेशन है वो 2 mm से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जैसे हम स्प्रिंग में देखते हैं ना, स्प्रिंग में क्या होता है,
जैसे एक स्प्रिंग लिया हमने, स्प्रिंग में फोर्स इक्वल टू के एक्स लेते हैं, जहाँ पे एक्स जो है वो इलोंगेशन होता है, के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एफ इज़ द फोर्स इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इस फॉर्म में क्या हम रॉड का लिख सकते हैं, रॉड को ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो देखिए, रॉड के लिए हमको पता है स्ट्रेस इज़ यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट है, एंड स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलोंगेशन, इलोंगेशन को x लिखते हैं अपॉन ओरिजिनल लेंथ l। तो फोर्स यहाँ से मैं ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इन दोनों टर्म्स को, f इक्वल्स टू के एक्स और यहाँ भी f इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स। तो हम यहाँ से एक चीज़ को कंसेप्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रॉड जो है वो भी एक स्प्रिंग की तरह है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये क्वांटिटी होता है, दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इसी एनालॉजी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है कि एक रॉड को मैं स्प्रिंग से दिखाया हूँ और यहाँ पे जो स्फीयर है, और स्प्रिंग का के कितना होगा, इसका के होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वाई अपॉन एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, π/4 d स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द वायर वॉज 1 mm, यानी कि 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर वॉज 4 मीटर्स। इसे आप जब निकालोगे तो दिस विल बी π/8 × 10⁵ न्यूटन्स पर मीटर। ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमें मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, यहाँ पे अब ये देख लो कि वेलोसिटी कितना होगा अगर मैं कहीं ऊपर थीटा से ड्रॉप किया, जैसे कि मान लो यहाँ ये थीटा से ड्रॉप हुआ होगा जब, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा। फिर से सेम एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हुआ है, ये दिस इज़ h, लॉस हुआ है mg × h, इतना लॉस हुआ है, और यही जो लॉस है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है 12mv² में। ठीक है, तो m से m गया, और यहाँ पे h कितना होगा, ये दिस h इज़ नथिंग बट l - l cos थीटा। ऐसा हमने बहुत बार कर चुका है। दिस विल बी gl × 1 - cos थीटा इक्वल टू v²/2। यहाँ से v का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दैट इज़ √2gl × 1 - cos थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ से मैंने v का वैल्यू निकाल लिया है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे जो इस वायर में ऊपर की ओर टेंशन रहेगा, दिस टेंशन विल बी इक्वल टू, हाउ मच विल बी दिस टेंशन इक्वल टू, अब ये पता कर लो। तो देखिए, वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ एक्ट करेगा, जो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वाला लूँगा। ठीक है, वेट के कारण तो वो ऑलरेडी डिफॉर्म हो करके ये दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, एक्स्ट्रा और क्या फोर्स आएगा, जब मोशन में होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक एक्स्ट्रा टेंशन एक्ट करेगा। ठीक है, तो टेंशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस विल बी mv² अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जब आप इसे v का ये वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको आएगा 2mg 1 - cos थीटा। ठीक है, और
जब ये आ गया आपके पास तो ये जो टेंशन फोर्स है ना, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, जो मैक्सिमम 2 mm इलोंगेशन के लिए होना चाहिए, समझे। 2 mm इलोंगेशन के लिए कितना टेंशन फोर्स होना चाहिए, 2 mm इलोंगेशन के लिए या फिर 2 mm का स्ट्रेन के लिए, जो यंग्स मॉडुलस या फिर नहीं, उसके लिए सिंपल हमने पता क्या था अभी, रॉड का जो के है इनटू इलोंगेशन, इलोंगेशन जो है रॉड का के हमने निकाला हुआ है, रॉड का ये कांस्टेंट दिस, एंड एक्स कितना है, जो क्लियरेंस, दिस क्लियरेंस वाज 2 mm, तो यानी कि रॉड का के π/8 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻³ mm का इलोंगेशन। बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करना है। m का वैल्यू मुझे मालूम है 20 kgs, g का वैल्यू 10 kgs, और जब सारे वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे तो यानी कि 401 माइनस cos थीटा इक्वल टू π/8 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये इक्वेशन आएगा। और इस इक्वेशन से आप cos थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आएगा 1 माइनस π/16, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आप पता कर लोगे, दैट इज़ 36.52। दैट्स इट्स गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।